छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में न जाने कितने जघन्य अपराध हुए हैं। हत्या, मारपीट, लूटपाट, धोखाधड़ी, फिरौती और रेप जैसे मामले के फाइल न जाने कितने तैयार हुए हैं। आपको बता दूं कि अंबिकापुर जैसी जगह जो शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था, वो जगह आज अपराध की श्रेणी में गिना जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष वर्मा सर से और जानेंगे कि शहर की हालचाल क्या है और जो शहर में लगातार जो अपराधें बढ़ रही हैं उनमें उनको किस तरीके से देखते हैं और आगे आने वाले जो समय है क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हो सकता है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। और आज हमारे साथ है, अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष वर्मा सर हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके सभी दर्शकों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार है। सर, पिछले कुछ सालों में मैं देख पा रही हूँ कि अपराध की श्रेणी बढ़ी है। मतलब जितने भी पहले मैं इतना नहीं देखती थी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, आए दिन चौक चौराहों पे झगड़ा। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अपराध तो सदियों से होते चले आ रहे हैं, लेकिन अपराध पे नियंत्रण करने के लिए समय समय पे प्रभावी उपाय किए जाते हैं। कानून बनाए गए थे। 1860 में अंग्रेजों ने आईपीसी बना करके कानून में दंड देने का प्रावधान किया। इससे पहले राजा महाराजा या शासक जो भी उनके राज्य के प्रचलित कानून होते थे और लिखित कानून होते थे, उसके अधीन, उसके प्रक्रियाओं के तहत लोगों को दंडित किया करते थे, जिससे अपराध थमता था। समाज में एक डर बना रहता था कि हम यदि कोई अपराध करते हैं तो हमको जो शीर्ष सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो दंडित कर सकता है, हमको समाज से बहिष्कृत कर सकता है, या जो भी दंड के विधान है उसके तहत उनको सजा दी जा सकती है। कालांतर में अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक काल में 1860 में आईपीसी बनाए। उसके बाद हम चल रहे थे, अभी 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि उसको बदल के बीएनएस कर दिया गया है। नाम तो बदले हैं। जो इंडियन पिनल कोड होता था वो भारतीय न्याय संहिता हो गया, जो सीआरपीसी होता था वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, बीएनएसएस के नाम से उसको हम जान रहे हैं। लेकिन कानून पे प्रभावी पकड़ करने वाली कोई पहल नहीं हो पाई है। कुछ सामान्य कानूनों को जेल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए या सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इतना आसान कर दिया गया है कि छोटे छोटे मामलों के अपराधी जो बालपन से ऊपर उठते रहते हैं, किशोर वय के अपराधी हैं, जो एकदम नए उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, 18-20 साल के लड़के हैं, वो यदि गलती से कोई अपराध करते हैं, छोटे मोटे मारपीट की धाराओं में जाते हैं, लूटपाट करने चले जाते हैं, या कोई आर्थिक अपराध, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल अपराध हो रहे हैं, इस तरह के अपराध करके जाते हैं, तो उनको थाने से जमानत की व्यवस्था बना दी गई है। इसके अलावा 7 साल तक के अपराध, जिसमें ठगी जैसे भी अपराध हैं, उस तरह के अपराध में भी चेकलिस्ट करने की व्यवस्था एक बना दी गई है कि पुलिस जो है चेकलिस्ट करने के बाद अपराधियों के आचरण के आधार पे उनको थाने से ही जमानत दे सकती है। जमानत दे सकती है नहीं, जमानत देगी। और उसको बेल को रिफर्बिश्ड कराना पड़ेगा कोर्ट से बाद में। तो इससे क्या होता है, एक दिन के लिए भी गिरफ्तार न होने या जेल न जाने से उनके मन में कानून का खौफ कम हो जाता है। और ऐसे स्थिति में धीरे धीरे बाल मन है, बढ़ता हुआ बच्चा है, संगति का असर है, चले जा रहा है। दुनिया में पैसों का महत्व बढ़ा है तो आर्थिक अपराध बढ़े हैं। और लूटपाट करना, ठगी करना, किसी से छिनैती करना, मोबाइल स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग जैसे अपराध बढ़े हैं। और इन अपराधों के पीछे कहीं ना कहीं नशा है। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक पहलू है कि शासन प्रशासन के अलावा राज्य सरकारें, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उन्होंने भी कानून का कड़ाई से पालन कराने से मुंह मोड़ लिया है। इसका परिणाम समाज में देखा जा रहा है। अपराध पहले भी होते थे, अब भी होते हैं। अपराध का डर खत्म होने की वजह से अपराधियों में कानून का खौफ न होने से अपराध और तेजी से बढ़ रहे हैं और उन पर प्रभावी अमल नहीं हो पा रहा है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि अभी जो जितने भी धाराएं हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही कमजोर धाराएं हैं। नहीं, सिर्फ धाराएं ही कमजोर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, प्रक्रियागत चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था कि गैर जमानती अपराधों में पुलिस पकड़ के ले जाती थी, उनको कोर्ट में पेश किया जाता था, कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाता था। अग्नि न्यायालय उचित समझे तो जमानत दे दिया करती थी। अभी की परिस्थितियों में जांच की प्रक्रिया को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से इन्होंने जो डिजिटल साक्ष्य और जो फॉरेंसिक साक्ष्य पे जोर दिया है, वो कहीं ना कहीं
एक तरह से प्रभावी कागजों में तो दिखती है पर धरातल में नहीं दिखती। आपने अंबिकापुर का उदाहरण देखा होगा, अंबिकापुर में राम मंदिर रोड में एक पटाखे के गोदाम में आग लगी, पूरा शहर फटाका फूटते देखा, कई घंटों तक आग जलती रही, लेकिन दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई। ऐसा पता चला है, सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता चला है, जिसकी पुष्टि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, न्यायालयीन दस्तावेज मिलने के बाद उसकी पुष्टि की जाएगी, कि उसमें यह बताया गया, पुलिस ने ये साबित ही नहीं कर पाई है, अभी इनिशियल स्टेज में ये साबित नहीं कर पाई है कि वहां विस्फोटक था। तो विस्फोटक नहीं था, सामान्य आगजनी की धारा थी, आग कोई जानबूझ के उसने लगाया नहीं था, दुर्घटनावश लगी थी। इस आधार पर न्यायालय उनको जमानत दे देती है। ऐसे तमाम प्रकरण है, चाहे ठगी के प्रकरण देखिए, चाहे फ्रॉड के शासकीय दस्तावेजों से फ्रॉड के प्रकरण देखिए। बस स्टैंड के पास एक तालाब भाटने का ऐसा सोशल मीडिया से हाइप बना और उसके बाद प्रशासन ने उस पर कार्रवाई कर दी, आरोपी को बिना गिरफ्तार हुए जमानत मिल गया। अब क्या कोर्ट में केस चलेगा, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक व्यवस्था है। अपने आराम से जी खा 20 साल, 25 साल, 30 साल तक ऐसे मामले खींचेंगे। यदि जो पैसों से सक्षम व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास अलग अलग कोर्ट में जाने का, अलग अलग राष्ट्रपति से अभय दान तक का उसके पास अधिकार है, तब तक वो प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक वो दोषी माना नहीं जाएगा। अगली कोर्ट में जाके अगर छोटी वाली कोर्ट, लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट उनको सजा देती है, सेशन कोर्ट से उनको सजा मिलती है, तो हाई कोर्ट अपील कर लेंगे और हाई कोर्ट से फिर बेल पे रहेंगे और प्रक्रिया चलती रहेगी। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की बारी आ जाएगी। इस तरह से दूसरा एक सबसे बड़ा पहलू है कि अपराधियों का राजनेताओं से सांठगांठ। राजनीति में अपराधीकरण की वकालत कोई नहीं करता, लेकिन राजनीति में अपराधीकरण की जरूरत सबको महसूस होती है। हर व्यक्ति को उस तरह के लोगों की जरूरत होती है, और इस तरह के जो अपराधी घटनाओं में लिप्त व्यक्ति होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी न किसी राजनेताओं के आसपास दिखाई देता है। इसका परिणाम होता है कि राजनेताओं का पुलिस पर दबाव इतना बढ़ गया है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, प्रभावी नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। और सबसे दुखद पहलू जो मैं मानता हूं वो ये है कि कानून व्यवस्था को अब कोई सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो या आसपास के किसी भी राज्य की सरकार की बात कर लें, वो प्राथमिकता में लेती ही नहीं है। अभी आपने देखा कोरिया जिले में अंबिकापुर से ही बिलोंग करने वाले लल्ला सिंह और उनके परिवार के 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 3 मौत हो जाती है, रेत के विवाद में मौत हो जाती है। उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई रेत माफिया पर लगाम लगाने के लिए कोई कड़े एक्शन नहीं लेते। जब अपनी ही पार्टी के 2 गुटों के संघर्ष में ये परिणाम आ रहा है, अपने ही कार्यकर्ताओं के मौत पर इस तरह के परिणाम आ रहे हैं, तो एक सामान्य आदमी का क्या होता होगा, इस बात को एक सामान्य मस्तिष्क का आदमी भली भांति सोच सकता है। एक और प्रकरण आपके सामने है, एक वीडियो वायरल हुआ, कथित वीडियो में ये कहा जा रहा है कि वो बात भाजपा जिला अध्यक्ष और वर्तमान मेयर मंजूषा भगत जी से बातचीत कर रहा है, कोई तथाकथित मेला संचालक है, और महापौर मैडम खुद जा रही हैं थाने में कि उसकी शिकायत पे FIR हो जाए। आज 3 दिन, संभवतः 4था दिन है आज। आज तक जब शहर के प्रथम नागरिक के आवेदन पे FIR दर्ज नहीं होता है, उसकी जांच नहीं की जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि गांव का एक गरीब आदमी आता होगा तो उसके मामलों में ये क्या करते होंगे, कैसी जांच होती होगी, क्या प्रक्रिया होती होगी। और यह सब कारण है कि अपराध बेखौफ बढ़े हैं। हाँ, अपराध होने के बाद पुलिस लकीर पीटने की तरफ पे काम करती है। जिन मामलों में विपक्षी दल, राजनीतिक और सामाजिक संगठन और सोशल जस्टिस से जुड़े हुए लोग, सोशल सेक्टर के लोग दबाव बनाते हैं, उस मामले में पुलिस तत्पर दिखती है कि कार्रवाई करें। महामाया मंदिर के गेट के समय गेट के सामने एक महिला के साथ जघन्य वारदात हुई थी, उसमें चौतरफा दबाव बनने के बाद पुलिस बहुत अच्छे एक्शन पे आई थी, पुलिस कार्रवाई करती दिख रही थी, लेकिन बाकी मामलों में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। एक और शासन देख रहे हैं, शासन बोलती है कि नशा मुक्त अभियान चला रही है, एक तरफ नवा बिहान अभियान, और दूसरी ओर मैं देख रही हूँ कि हर जगह शराब की दुकानें खुली हुई है, गली गली में मैं देख रही हूँ गांजा भी बिकते हैं। बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मादक पदार्थ बहुत ज्यादा बेचे जाते हैं, और शासन के मतलब जितने भी है कानून व्यवस्था है, बहुत सारे ऐसे सुनने में आते हैं कि जो लोग हैं
पुलिस वाले वो भी वहां जाकर के पैसे वगैरह लेते हैं और मामला वहीं तो दबा देते हैं। देखिए, पुलिस के संरक्षण के बिना ये हो ही नहीं सकता, पुलिस और सरकार के संरक्षण के बिना हो ही नहीं सकता। शराब की दुकानों को चलाने का काम राज्य सरकार कर रही है, नीति उनको बनाना है, रेट का निर्धारण उनको करना है। जो सरकार में बैठे लोग शराबबंदी की बात करके सत्ता में आए थे, वो लगातार दुकान खोल रहे हैं। सरगुजा में ही पिछले 2.5 साल में 4 से अधिक दुकानें खुल गई। अंबिकापुर शहर में ही 2 दुकानें खुल गई। दरिमा और मैनपाट में शराब की दुकानें इस सरकार के आने के बाद खुल गई हैं, जो मेरी जानकारी में है। इसके अतिरिक्त और भी खुली होंगी तो वो दिगर है। तो आप लगातार लोगों को डोर स्टेप उनके घर पे शराब मुहैया करा रहे हैं। आप शराब से आय अर्जित करने के प्रयास में लगे हैं, शराब को ही संसाधन बनाए हुए हैं। सरकार का एक मंत्री कहता है कि हम शराब बिक्री के पैसों से ही महतारी वंदन का पैसा बांट रहे हैं। तो ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। सरकार का काम शराब बेचना और शराब को प्रोत्साहित करना नहीं है। ये सिर्फ शराब का मामला नहीं है। तो हमने देखा मनेंद्रगढ़ रोड में अंबिकापुर से चंद किलोमीटर दूर एक बस में अवैध रूप से गांजा परिवहन करने का बड़ा मामला सामने आया था। इसके अतिरिक्त वाड्रफनगर में एक बड़ी खेप पकड़ी गई, ट्रक भर के गांजा पकड़ा गया। रोज 2 किलो 5 किलो जैसी खबरें आ रही हैं। मेडिकेटेड ड्रग्स के मामले रोज इन्हीं का जो वो उड़नदस्ता है आबकारी का वो पकड़ रहा है। ऐसे मामले तो वो सामने आ रहे हैं जो पकड़े जा रहे हैं। पकड़े जाने वाले मामले मैं नहीं मानता कि 10% से अधिक होंगे। तो आप समझ लीजिए कि इन तरह के ड्रग्स का खपत कितना है। 90% ड्रग्स बाजार में प्रचलित हैं, लोग उसका सेवन कर रहे हैं, लोगों को आसानी से उपलब्ध है और निश्चित तौर पे सरकार भी ये जानती है। और यदि नहीं जानती है तो सरकार में बैठे लोगों का, उनके पास जितने बड़े तंत्र हैं, इंटेलिजेंस है, जगह जगह थाने हैं, मुखबिर है, इन तंत्र का फेलियर माना जाना चाहिए। और ऐसे जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोगों को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा सीधा सवाल है कि यदि आप शराब बेच रहे हो, गांजा पे आपका प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, मेडिकेटेड ड्रग हो रहे हैं, ब्राउन शुगर जैसी चीजें प्रचलित हो गई हैं, ये सब एक पीढ़ी को खोखला करने वाली चीजें हैं। आज जो इसके नशे के चपेट में जो युवा आ रहे हैं, वो इसके चपेट में आकर के पहले चोरी चमारी बदमाशी जैसी शब्द, चमारी शब्द उचित नहीं है यहाँ पे, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जो चोरी चकारी जैसे शब्द जो है उस तरह के अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। और ये जो है एक पीढ़ी को खराब करेंगे। ये व्यवसाय करने की स्थिति में नहीं होंगे। ये अगर इनकी जरूरत पूरी नहीं होगी तो ये कहीं अपराध करेंगे, कहीं से लूटपाट करेंगे। अपराध की शुरुआत अपने घर से करेंगे, घर में ये चोरी करना शुरू करेंगे, घर के चीज बेचना शुरू करेंगे, घर के बाद पड़ोस में आएंगे, पड़ोस के बाद रोड में आएंगे और वो अपना जीवन खराब करने के साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी खराब करेंगे। यदि कानून व्यवस्था पे प्रभावी नियंत्रण लाना है तो असामाजिक तत्वों और नशे से जुड़े कारोबारियों पे कड़ा अंकुश लगाना होगा। क्या लग रहा है कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, शराब का तो सीधा कॉन्सेप्ट है राजस्व। सरकारें चाहती हैं और राज्य से लेकर के केंद्र तक की सरकारों ने फ्यूल और लिकर, इन 2 चीजों को जीएसटी से मुक्त रखा हुआ है। ये सरकार के नियंत्रण में, सरकार जितना चाहती है टैक्स बढ़ाती है। शराब का आदि व्यक्ति पीने को मजबूर है, पहले अपनी कमाई का पिएगा, फिर जगह जमीन घर परिवार के जेवर जेवरात बेचेगा, उसके बाद पिएगा। लेकिन सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है, लाभ कमाना नहीं है। सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, तो सरकार की जिम्मेदारी सबके ऊपर है। तो उनके स्वास्थ्य शिक्षा का भी ध्यान रखना सरकार की ही जिम्मेदारी है। मेरा ये मानना है कि शराब पूरी तरीके से बंद न हो, क्योंकि उसके बाद फिर नशीली शराबों का दौर शुरू हो जाता है। पड़ोस में हम बिहार में देख रहे हैं, बिहार में शराब बंद है लेकिन दुनिया भर की शराब वहां मिल जाती है। महंगे दामों में स्तरहीन शराब मिलती है। लेकिन शराब पे प्रभावी नियंत्रण हो। शराब पे धीरे धीरे करके दुकानें कम की जाए, उपलब्धता को सीमित किया जाए, और भी जो उसके जिम्मेदार लोग हैं जो बाहर शहरों का अध्ययन करें, उसको समझें, नई पॉलिसी बनाने के लिए वो लोग योग्य व्यक्ति हैं, हमसे ज्यादा योग्य लोग भी बैठे हुए हैं वहां, तो वो एक नीति बनाए जिससे धीरे धीरे शराब का खपत कम हो। शराब पे प्रोत्साहित करने वाली सरकार कभी भी जनहित की सरकार नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ को हमेशा शांत और बहुत ही शांत एरिया माना गया है, मतलब शांत राज्य माना गया है। लेकिन अभी जो अपराधें बढ़ी हुई है और अभी जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आगे क्या होगा? छत्तीसगढ़ की भविष्य क्या होने वाली है?
देखिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हमेशा से शांत प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। कभी भी आपराधिक घटनाओं में संगठन बना करके, गिरोह बना करके आपराधिक घटना करने वाली बात यहाँ नहीं आती थी। आवेश में या कुछ घटनाओं की वजह से कोई घटना हो जाती है, वो दीगर बात है, पर ऐसी नहीं आती थी। हाँ, सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए जिलों में कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती थी। छत्तीसगढ़ अपराध की वजह से कम और नक्सली घटनाओं की वजह से चर्चित रहा है। लेकिन जब से इस क्षेत्र में कारपोरेट्स का प्रवेश हुआ, पूंजीवाद हावी हुआ है और लोगों में पैसे का महत्व बढ़ा, तब से आर्थिक अपराध शुरू हुए, नशे के कारोबार शुरू हुए, बाहर के लोग आकर के लोगों को तरह तरह के ड्रग्स से परिचित कराए, और ये धीरे धीरे छत्तीसगढ़ भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह से अब अपराध में लिप्त हो गया है। यहाँ भी अब आर्थिक अपराध होने लगे हैं, लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं, ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं, जमीन जगह के लेकर के मारपीट की घटनाएं पहले भी हुआ करती थी, लेकिन उसकी भी संख्या बढ़ी है। अक्सर हम सुन रहे हैं कि किसी गरीब का जमीन ठग लिया जा रहा है, कोई धोखे से रजिस्ट्री करा रहा है, कोई रजिस्ट्री करा के पैसा नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दबा कुचला, कुछ लोग जाते हैं कानून की शरण में, और जब वहां उनको तो त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है तो फिर वो कभी कभी अपराध का शक्ल ले लेता है। तो इस तरह की घटनाओं से लगातार अपराध बढ़ा है। यदि इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे शांत कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश अपराध का गढ़ बन जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इतनी घटनाओं के बाद जो कार्रवाई है और जो कसावट है वो बहुत ही कम है। मुझे तो नहीं लगता है कि आगे ऐसा कुछ भी कार्य होगा। यह सरकार की इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है, कानून का पालन करने वाली एजेंसियों पे निर्भर करता है, और हम चूंकि विपक्ष के लोग हैं तो हमारे ऊपर ये नैतिक दायित्व है कि हम सरकार के ऊपर समय समय पे दबाव बनाते रहें। हम सरकार को इस बात के लिए मजबूत करें कि सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करे और लोगों को अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ का सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए। क्या आपको लगता है कि अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ अब बन सकता है? मैं आशावादी व्यक्ति हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कानून का परिपालन करने वाली एजेंसियां अपनी काम पूरी ईमानदारी से करेंगी तो निश्चित तौर पे अपराध पे प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में न जाने और कितने फाइलें अपराधों की बढ़ने वाली है और न जाने और कितने अपराध बढ़ेंगे। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि और क्या हो सकता है। तब तक के लिए देखते रहिए परिवर्तन। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।